हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फोटोसिंथेसिस का। तो जो सबसे पहले साइंटिस्ट आते हैं उनका नाम है वैन हेलमोट। इन्होंने स्टेटमेंट दी कि जो फूड सिंथेसाइज हो रहा है प्लांट में से वो पानी से आ रहा है, इट कम्स फ्रॉम दी वाटर एंड नॉट फ्रॉम दी सोयल। तो ये स्टेटमेंट के पीछे जो बेसिस था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक पोर्ट्रेट प्लांट लिया और उसने उस प्लांट का वेट मेजर किया और सोयल का भी वेट मेजर किया। ये जो हम वैल्यूज़ ले रहे हैं ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आर्बिट्री वैल्यूज़ हैं। तो उसने जो वेट ऑफ प्लांट है वो 10 ग्राम माना, वेट ऑफ सोयल हमने मान लिया कि 100 ग्राम्स है। सिर्फ मिट्टी का वेट और सिर्फ प्लांट का वेट। अब उसको सिर्फ उसने पानी दिया और कुछ नहीं किया, उसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं की उसने सॉइल में, सिर्फ पानी दिया है। और कुछ सालों के बाद वो देखता है कि जो प्लांट का वेट हम दोबारा मेजर करेंगे, प्लांट का जो वेट है वो काफ़ी टाइम बढ़ चुका था, लेकिन मिट्टी के वेट में कोई भी या मामूली सा चेंज है, नामात्र सा चेंज है। तो वेट ऑफ प्लांट मान लो 100 ग्राम्स हो गया और वेट ऑफ सॉइल थोड़ा सा कम हुआ, 1 ग्राम 99 ग्राम हो गया। तो इससे उसने हाइपोथेसिस दी कि फूड जो सिंथेसाइज हो रहा है प्लांट्स में, जिससे उसकी ग्रोथ हो रही है, वो वाटर से हो रहा है फूड सिंथेसाइज, नॉट फ्रॉम दी सॉइल, मिट्टी से नहीं। और उसके बाद हमारे साइंटिस्ट आते हैं जोसेफ प्रिस्टली। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बेल जार लिया, एक माउस लिया, एक मिंट प्लांट लिया और एक कैंडल लिया। तो इन्होंने कैंडल को आग लगाई, बेल जार से कवर कर दिया, पूरा ढक दिया उसे। कुछ समय के बाद देखता है कि वो कैंडल बुझ जाती है, द कैंडल एक्सटिंग्विशेस। फिर उसने एक माउस लिया, माउस के ऊपर भी उसने कैंडल जार रख दिया। अब कुछ समय के बाद देखता है कि ये सफोकेट कर जाएगा और फिर ये मर जाएगा माउस। तो माउस सफोकेट्स एंड डाइज। अब उसने क्या किया, इन दोनों को तो जार में रखा ही, एक प्लांट को भी रख दिया। नाउ अब ये ना ही माउस मरा, ना ही कैंडल बुझी और प्लांट को भी कुछ नहीं। तो इसने एक स्टेटमेंट दी, इसने हाइपोथेसिस दी कि प्लांट रिस्टोर कर रहा है हवा में जो भी, ये वो चीज़ रिस्टोर कर रहा है हवा में जो भी बर्निंग कैंडल या फिर एक ब्रीदिंग एनिमल रिमूव कर रहे हैं। प्लांट रिस्टोर टू द एयर व्हाटएवर ब्रीदिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल्स रिमूव। तो इसने ये हाइपोथेसिस दी। हाइपोथेसिस वो होता है कोई स्टेटमेंट देना किसी चीज़ के बारे में जो कि अभी तक प्रूव हुई नहीं है, लेकिन मतलब उसके बारे में कोई स्टेटमेंट देना। और उसके बाद साइंटिस्ट आते हैं जैन इंजनहाउस। इन्होंने बताया कि सनलाइट एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब ये स्टेटमेंट देने के पीछे उनके बेसिस क्या था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए एक्वेटिक प्लांट्स के ऊपर। उन्होंने एक एक्वेटिक प्लांट लिया, इन्वर्टेड फनल से कवर किया, उसके ऊपर टेस्ट ट्यूब रख दी, ये एक्वेटिक प्लांट में यानी कि पानी वाला प्लांट। अब उसने क्या देखा कि दिन के वक्त बबल्स बन रहे थे प्लांट के अराउंड, वो ऊपर जा रहे थे और यहाँ एक गैस कलेक्ट हो रही थी। लेटर ऑन ये पता चला ये जो गैस कलेक्ट हुई थी ये क्या थी, ऑक्सीजन गैस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस बनती है। और रात के वक्त ड्यूरिंग द नाइट कोई बबल फॉर्मेशन नहीं हो रही थी, कोई ऊपर गैस कलेक्टर नहीं हुई थी, बबल फॉर्मेशंस नहीं दिख रही। इससे उसने स्टेटमेंट दी कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो उसके बाद हमारे साइंटिस्ट आते हैं जेवी सोच। जेवी सोच ने स्टेटमेंट दी कि जो फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का वो है स्टार्च। तो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट क्या बनता है, फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज। काफ़ी सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिल के बनाते हैं स्टार्च। जो ग्लूकोज है वो एक वाटर सोल्युबल प्रोडक्ट है, वाटर में वो घुल जाता है, लेकिन जो स्टार्च है वो है वाटर इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, इसलिए स्टार्च होता है फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये इनकी स्टेटमेंट थी। उसके बाद आते हैं साइंटिस्ट एंगलमैन। एंगलमैन ने डिस्क्राइब किया एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके लिए अब एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है, एक्शन स्पेक्ट्रम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वर्सेस wavelengths of different wavelengths of light, different wavelengths of the visible spectrum, that is VIB-GYOR, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red। तो उसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की वर्सेस
द वेवलेंथ ऑफ लाइट, दैट इज नोन एज एक्शन स्पेक्ट्रम। अब एक्शन स्पेक्ट्रम का इन्होंने कैसे ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन निकाले, उसके लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्लेडोफोरा या फिर स्पायरोगैरा मतलब एल्गी ली। उसके अलावा इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया लिया। एरोबिक बैक्टीरिया यानी कि वो बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन में सर्वाइव करते हैं। जो बैक्टीरिया विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया। तो इसने लिया क्लेडोफोरा या फिर स्पायरोगैरा एल्गी लिया ये, और एक एरोबिक बैक्टीरिया लिया। तो प्रिज्म की मदद से वाइट लाइट को पहले इन्होंने इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। वाइट लाइट जब प्रिज्म में से जाती है तो अपने वो 7 डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स में टूट जाती है, जो है वॉयलेट से लेकर रेड तक। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब इसकी जो वेवलेंथ की रेंज है वो है 400 नैनोमीटर से बढ़ती 700 नैनोमीटर तक। अब ये जो डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट क्लेडोफोरा पे पड़ी, तो क्लेडोफोरा में जब लाइट पड़ेगी तब वहाँ क्या होगी, फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होगी तो वहाँ पर ऑक्सीजन की एवोल्यूशन होगी। अब उन्होंने देखा कि जो एरोबिक बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन है वो एक ब्लू रीजन में ज़्यादा है और एक रेड रीजन में ज़्यादा है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि ब्लू रीजन और रेड रीजन में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा अच्छे तरीके से हुई है, इसलिए वहाँ पर ऑक्सीजन की एवोल्यूशन ज़्यादा हुई है, इसीलिए वहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो इससे उन्होंने ग्राफ दिया रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और वर्सेस वेवलेंथ ऑफ लाइट का। एक ब्लू रीजन में पीक शो हो रही है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की, और सेकंड पीक कहाँ शो हो रही है, रेड रीजन में। और जो रेड रीजन वाली पीक है वो थोड़ी सी हायर है एज कम्पेयर टू द ब्लू रीजन। दोनों ही वैसे पीक है, दोनों जगह पे काफ़ी अच्छी फोटोसिंथेसिस हो रही है, लेकिन रेड वाले रीजन में थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी हो रही है एज कम्पेयर टू द ब्लू रीजन। इसीलिए जो एक्शन स्पेक्ट्रम है फोटोसिंथेसिस का वो होता है रेड ब्लू। रेड पहले इसलिए लिखे क्योंकि इसकी पीक थोड़ी सी यहाँ पर हायर है, और रेड और ब्लू मतलब पीक वाले रीजन्स को हमने वो वाले कलर्स को लिखा है। और जो बीच वाला रीजन है वहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया कंसंट्रेशन कम है, यहाँ ये वाली वेवलेंथ ऑफ लाइट है, यहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम है। तो ये था एंगलमैन जिन्होंने दिया था एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। वॉन नील ने क्या बताया, इसने स्टेटमेंट दी ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, तो उसमें जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं वो वाटर मॉलिक्यूल से आते हैं, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। इसी चीज़ को जो इसने स्टेटमेंट दी थी उसको रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेक्निक्स की मदद से लेटर ऑन प्रूव किया था साइंटिस्ट जिनका नाम है रूबेन हासेड एंड कामिन। इन्होंने लेटर ऑन इसकी जो स्टेटमेंट थी उसको प्रूव किया था। तब इसने जो साइंटिस्ट है वॉन नील, इसने क्या बताया, ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है वो वाटर मॉलिक्यूल्स से उसके एटम्स आ रहे हैं, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। अब ये जो इसकी स्टेटमेंट इसने दी थी इसके पीछे बेसिस क्या था इसका, इसने पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरियाज हैं। एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरियाज यानी कि वो बैक्टीरिया जो कि ग्लूकोज बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बना रहे हैं विदाउट द एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। तो पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्या होता है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड को जब ये यूज़ करते हैं तो ग्लूकोज बन रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं और 12 सल्फर बन रहे हैं। 12 एटम्स किसे बन रहे हैं, सल्फर के। अब यही इन दोनों इक्वेशंस को, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन को और जो पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में जो एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस हो रही है, ये है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। नॉर्मल फोटोसिंथेसिस दैट इज ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, जिसमें ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस वो होती है जिसमें ग्लूकोज बन रहा है लेकिन ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं हो रही। ये होता है पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में। इन दोनों इक्वेशंस को उसने मतलब ये स्टडी करके उसने ये स्टेटमेंट दी कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है वो आ रही है वाटर मॉलिक्यूल से, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। इसको अब लेटर ऑन प्रूव किसने किया, रूबेन हासेड और कामिन ने। इन्होंने प्रूव किया कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इट कम्स फ्रॉम वाटर एंड नॉट फ्रॉम दी कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसने रेडियो एक्टिव
ऑक्सीजन का आइसोटोप यूज़ किया, दैट इज़ O18 एक्सपेरिमेंट्स में। तो जब उन्होंने ये रेड कलर का जो ऑक्सीजन एटम शो किया है ये है रेडियो एक्टिव, और जो ब्लैक कलर में है वो है नॉर्मल ऑक्सीजन एटम। जब कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन एटम नॉर्मल लिया और वाटर का जो ऑक्सीजन एटम है वो रेडियो एक्टिव लिया, तब क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व थी वो क्या थी, रेडियो एक्टिव। ऑक्सीजन इवॉल्व थी वो क्या थी, रेडियो एक्टिव। इसका मतलब क्या है कि जो वाटर का ऑक्सीजन एटम है उसी से क्या बन रही है, ऑक्सीजन गैस। इससे ये चीज प्रूव होगी। और जब उसने कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीजन एटम है उसे उसने रेडियो एक्टिव लिया, तब जो ग्लूकोज बना वो रेडियो एक्टिव था और वाटर मॉलिक्यूल बने वो रेडियो एक्टिव थे। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन एटम्स कहाँ जा रहे हैं, ग्लूकोज की फॉर्मेशन और वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन में। तो इससे प्रूव हो गया कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है फोटोसिंथेसिस में वो ऑक्सीजन के एटम्स कहाँ से आ रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल से, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हिल। इन्होंने डिस्कवर्ड किया फोटोलिसिस। फोटोलिसिस क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटो मीन्स लाइट एंड लिसिस मीन्स स्प्लिटिंग। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बाय यूटिलाइजिंग लाइट एनर्जी, उसको सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिसने डिस्कवर किया उसका नाम है रॉबर्ट हिल। तो वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है लाइट एनर्जी की मदद से इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। तो इसे क्या बोलते हैं, फोटोलिसिस। और इसको सबसे पहले जो डिस्कवर किया था उन साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हिल।